A very good morning to everyone. I'm Professor Paraksha. I'm associated with JKSC since last 7 years, and I'm a faculty of direct tax at CA as well as CS level. So I welcome everyone on behalf of JKSC. Welcome to the journey of CS professional. अच्छा लग रहा होगा ना एग्जीक्यूटिव पास करके. So this is the last race which we are going to run together and win also. So क्या दोस्तों तुम मेरा साथ दोगे? Great. So I'll be teaching you all direct tax. So एक overview दे देता हूँ कि कितने marks का DT वगैरह है. So DT is of 30 marks and there are numerous topics in this 30 marks which your institute has put. और टॉपिक्स एकदम ही इंटरेस्टिंग है जो अपन ने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़े हैं. मैट, AMT, transfer pricing, DTAA. So the topics are going to be very interesting. So today we will be starting with a basic topic introduction. एक जनरल मुझे आइडिया भी तो मिले कि टैक्स के बारे में तुम लोग को कितना इंफॉर्मेशन है. So friends, let us start with the introduction. What is tax? Yes, great. So tax is nothing but a fees, a revenue collected by the government. On what? अरे तो इनकम पे गवर्नमेंट कौन सा यहाँ टैक्स चार्ज करेगी? इनकम टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज पे गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करेगी? GST. वंस अपॉन अ टाइम गुड्स पे वैट आया करता था और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स आता था. लेकिन अभी वो वैट और सर्विस टैक्स चल बसा तो कौन सा एक सिंगल फॉर्म ऑफ टैक्स आ गया? GST. An activity I will classify into two parts. One is manufacturing and one is import export. तो अगर manufacturing हुआ तो फिर एक्साइज ड्यूटी लगता था, लेकिन अभी GST है. अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ 6-7 आइटम्स पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज करना चालू रखा है, लेकिन ऑन ऑल अदर मेजर आइटम्स GST हैज बीन रिप्लेस्ड. एंड कस्टम्स पे तो पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम्स पे पहले भी था और अभी भी है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी लगेगा. So what is tax? Tax is nothing but a fees which is charged by the government on income. They will collect income tax. Goods and services, they will collect GST. And activity, we have classified into two parts, manufacturing and import export. Manufacturing pay, again GST will be charged, and import export pay customs duty will be charged. Now, next question is, ये सबको आइडिया होगा ही. सर टैक्स तो समझा कि ये टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टैक्स. समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट, समटाइम्स स्टेट गवर्नमेंट, समटाइम्स सेंट्रल एंड स्टेट बोथ, एंड समटाइम्स इवन लोकल अथॉरिटी. सो डिपेंड्स कौन सा टाइप का टैक्स है. तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ व्हिच आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस? So everyone might be aware दो ही टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है? अभी मैं तुम लोग को बोलेगा व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो तुम लोग बोलेगा सर डायरेक्ट टैक्स मींस डायरेक्टली चार्ज, इनडायरेक्ट टैक्स मींस इनडायरेक्टली चार्ज. Under direct tax burden cannot be shifted, whereas under indirect tax burden can be shifted. Great information you have. अरे बट ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता और इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है? व्हाई? तो मैं इधर व्हाई सिखाने आया हूँ, व्हाट सिखाने नहीं आया. व्हाट तो तुम लोग को ऑलरेडी पता है. एग्जाम्पल से अपन समझते हैं. लेट अस टेक योर एग्जाम्पल. जब तुम लोग ने क्लासेस में फीस भरा तो हैव यू सीन द फी रिसिट? फीस होगा प्लस GST होगा. तो who is actually providing you the service? Classes. तो फिर classes
डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी क्यों नहीं पे कर रही है? क्या क्लासेस ने जीएसटी पे किया? आंसर इज यस, बट नॉट डायरेक्टली, बाय कलेक्टिंग इट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड देन पेइंग इट टू गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों कि क्लासेस स्टूडेंट से कलेक्ट कर रही है, बाद में गवर्नमेंट को दे रही है? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल आल्सो, फिर अपन आंसर डिसाइड करते हैं ऐसा क्यों। मान लो एयरटेल कस्टमर्स को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे तो तुम लोग जितनी रातें जागे होगे उतना बिल तो आएगा ही आएगा, जितनी बातें की होगी। बिल में कभी देखा जितनी रातें जागे होगे उतना बिल आएगा, प्लस जीएसटी विल बी देयर। अरे तो एयरटेल कैन आई से कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है फिर गवर्नमेंट को दे रहा है, तो व्हाई सो? डायरेक्टली खुद के पॉकेट से क्यों नहीं भर रहे गवर्नमेंट को? तो वेरी सिंपल आंसर इट इज, वेरी सिंपल आंसर दैट, अरे दोस्तों क्लासेस में कौन एंजॉय कर रहे हैं? स्टूडेंट्स। अरे सर्विस का मजा कौन ले रहे हैं? स्टूडेंट्स। अरे तो इसके लिए स्टूडेंट्स आर द पर्संस हु आर सपोज टू पे जीएसटी। अरे रात रात भर कौन जागा था? किसने बातें की थी? कस्टमर्स ने। तो इसके लिए एयरटेल कस्टमर्स से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। तो हैव यू अंडरस्टूड कि स्टूडेंट्स और कस्टमर्स से जीएसटी क्यों कलेक्ट किया गया और फिर गवर्नमेंट को अपन क्यों पे कर रहे हैं? तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। Classes and Airtel are not directly paying from their pocket, but indirectly by collecting it. Goods का example ले लो. Everyone might be aware about this cycle. Manufacturer will sell to wholesaler, wholesaler will sell to retailer, and retailer finally will sell to consumers. तो मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन रिटेलर पे ट्रांसफर किया, रिटेलर ने अपना बर्डन, मैन्युफैक्चरर ने अपना बर्डन होलसेलर पे ट्रांसफर किया, होलसेलर ने अपना बर्डन रिटेलर पे ट्रांसफर किया, एंड रिटेलर अल्टीमेटली किस पे शिफ्ट कर रहा है बर्डन? कंज्यूमर पे। तो ऐसा क्यों? Are consumers are the ultimate persons who are enjoying the benefit of the goods, तो इसके लिए consumers को टैक्स भरना पड़ेगा। अरे तो अभी समझा कि why indirect tax burden is shifted from one person to another। अभी अपन डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लेते हैं कि डीटी में बर्डन क्यों शिफ्ट नहीं हो सकता। लेट अस से two friends are there, one is Ramesh, one is सुरेश। अभी मान लो ये लोग बचपन से साथ में ही है, स्कूल भी साथ, कॉलेज भी साथ, पूरा सीएस जर्नी भी साथ, और अन्नाडी लोग अभी जॉब भी साथ में ही कर रहे हैं दोनों। तो रमेश 10 लाख कमा रहा है, सुरेश 10 लाख कमा रहा है। तो अभी रमेश 10 कमा रहा है, सुरेश 10 कमा रहा है, सो आर दे लायबल टू पे इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट? यस ऑब्वियसली। अरे अपन ने अभी तो पढ़ा कि टैक्स इज अ फीस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम। अरे तो अगर वो लोग इनकम कमा रहे हैं तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, बराबर। अभी रमेश है ना एकदम मस्त रंगीला इंसान है, उसने 10 लाख में से 8 लाख उड़ा दिया, वेकेशन वेकेशन मस्त घूम फिर के आया। सुरेश ने ना 10 में से 4 उड़ाया, 6 लाख बचे। तो अभी रमेश के पास तो टैक्स भरने के लिए पैसे ही नहीं है इनफ। तो रमेश है ना सुरेश को बोलता है, हे सुरेश, सुरेश यार प्लीज मेरा टैक्स भर देना, ये टाइम मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो क्या सुरेश टैक्स भरेगा रमेश के लिए? आंसर इज यस। अरे नॉनसेंस, दोनों फ्रेंड्स है। अरे बचपन के वो भी। अरे पैसा बीच में आया तो क्या दोस्ती खत्म? ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सुरेश इज रेडी टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ रमेश। गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ, गवर्नमेंट बोलती है नॉय नॉय नॉय, ऐसा नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? गवर्नमेंट को तकलीफ क्या है? अरे गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट ऐसा अलाउ क्यों नहीं कर रही है? तो सिंपल रीजन दोस्तों, 10 लाख का मजा किसने लिया? रमेश ने। तो बेचारा सुरेश क्यों सजा भुगते? रमेश को ही सजा भुगतनी चाहिए ना। तो अगर मैं एक डायलॉग में सम अप कर दूं, तो जब जब मजा तब तब सजा। अरे तो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो कि इनडायरेक्ट टैक्स, अरे जो पर्सन मजा करता है वही सजा भुगतता है।
जैसे रमेश मजा कर रहा था तो सजा भी उसी को भुगतनी पड़ेगी। एंड अभी ये एग्जाम्पल से घंटी बजा होगा कि डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स में मजा कौन कर रहा था? स्टूडेंट्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। अरे तो दैट्स व्हाई दे आर लायबल टू पे द टैक्स। तो एक ही डायलॉग है, अरे टैक्स याद रखने के लिए, जब जब मजा तब तब सजा। अरे तो अल्टीमेटली जो पर्सन मजा करेगा वही सजा भुगतेगा, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो कि इनडायरेक्ट टैक्स हो। सो हैव यू अंडरस्टूड? एग्जाम्पल से समझा? ये तो पहले से पता था तुमको कि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है और डायरेक्ट टैक्स में शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन क्यों? हैव यू गॉट एन आइडिया फ्रॉम दिस एग्जाम्पल? So let us learn this much from the notes, then we will move ahead. So, friends, what is tax? So, as we learned the definition of tax, tax is a fees which is charged by the government on income. Which tax they will charge? Income tax, goods and services, GST. An activity we have classified into two parts. One is manufacturing and another is import export. Manufacturing pe again GST and import export customs duty. Types of tax. There are two types of tax. One is direct tax and one is indirect tax. Under direct tax, it is directly charged on income, whereas under indirect tax, it is charged on goods and services. Under direct tax, burden cannot be shifted from one person to another, whereas under indirect tax, burden can be shifted from one person to another. Sure. Now let us move ahead. अभी फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को राइट किसने दिया टैक्स कलेक्ट करने का? चलो, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे बट वेयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट द राइट टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम अस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, एंड बिलो शेड्यूल्स देयर आर वेरियस आर्टिकल्स. So there is one schedule number 7 of Constitution of India. There is one schedule number 7 Constitution of India. And there is one article number 246. So article number 246, समझा दोस्तों? पहले Constitution of India, राइट कहां से मिला गवर्नमेंट को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, एंड शेड्यूल्स के अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो देयर इज वन शेड्यूल नंबर 7 which gives reference to article number 246, and article number 246 is divided into three lists. First is union list, second is state list, and third is concurrent list. So schedule number 7 gives reference to article number 246, and article 246 is divided into three parts: union list, state list, and concurrent list. So what is union list? जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में दिए हैं उसका लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी स्टेट लिस्ट में मैटर्स दिए हैं उसका लॉ बनाने का पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड जो भी मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं उसका पावर किसके पास है लॉ बनाने का? lies with both central as well as state government. So there is schedule number 7 which gives reference to article number 246, and article 246 is divided into three parts, that is union list, state list, and concurrent list. So friends, union list समझा, जो भी मैटर्स यूनियन लिस्ट में दिए हैं उसका लॉ बनाने का पावर लाइज विद होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में दिए हैं उसका लॉ बनाने का पावर लाइज विद होम? स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो भी मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं, द लॉ रिलेटिंग टू द मैटर्स, द पावर इज विद सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ। अभी अपन इनकम टैक्स की बात करते हैं।
So income tax is charged by which government? Central government. So can I say income tax charge करने का power union list से मिला होगा? So there is one entry number 84 in the union list which gives the power to the central government to charge taxes on all income other than agricultural income. So entry number 84 of union list में क्या लिखा है कि गवर्नमेंट सारी इनकम पे टैक्स चार्ज कर सकती है other than agricultural income. So have you understood where the government has got the power from? So let us see this overview of income tax law. Constitution of India gives the power to levy and collect the taxes, whether it is direct or indirect, to the central and state government. The parliament and the state legislatures are empowered to make the laws on the matters which are enumerated in the 7th schedule by virtue of what? Article number 246 of Constitution of India. 7th schedule to Article 246 contains 3 lists which enumerate the matters under which parliament and the state legislature have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. So as we discussed, there are 3 lists, union list. Parliament has the exclusive power to make the laws on the matters contained in the union list. The legislature of any state has the exclusive power to make the laws on the matters contained in the state list. And concurrent list. Both the parliament and the state legislatures have the power to make the laws on the matters contained in the concurrent list. Income tax is the most significant direct tax. Entry number 82 of the union list, that is list 1 in the 7th schedule to article number 246 of Constitution of India, has given the power to the parliament to make laws on taxes other than agricultural income. So entry number 82 gives the power to the parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income. Got it, my friends? So we learned कि government को power कहाँ से मिला tax collect करने का, income tax. Now we will start with components of income tax law. So what is components of income tax law? I have bifurcated into 5 parts. First is Income Tax Act. Second is Income Tax Rules. Third is Annual Finance Act. Fourth is circulars and notifications, and fifth one is case laws, judicial decisions. What is Income Tax Act? What to do? ये बोलता है Income Tax Act. Income Tax Rules बोलता है how to do. So Income Tax Act बोलता है करने का क्या? अरे लेकिन वो बताएगा rules अपने को कि कैसे करने का. So Income Tax Act 1961 and Income Tax Rules 1962. Annual Finance Act मतलब बजट, हर एक साल बजट आता है. So what is the importance of the budget? Yes, perfect, great. अरे सो ये सब रीजंस करेक्ट है कि किधर किधर खर्चा हुआ, किधर किधर गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कौन से सेक्टर को ज्यादा पैसे गवर्नमेंट अलॉट कर रही है. लेकिन और 2 रीजंस की वजह से बजट अपने लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये साल में मैं कमाऊं, अरे तो टैक्स कितना भरने का. अरे तो टैक्स रेट्स आर गिवन इन द बजट ना. फॉर द year, if I earn so and so, how much tax I am supposed to pay? ये एक important reason है. Tax rates अपने को जानना होता है. दूसरा important reason, अरे अगर मुझे कुछ इनकम टैक्स एक्ट में चेंज लाना हो, कुछ अमेंड करना हो, या तो ऑल टुगेदर एक नया प्रोविजन लाना हो, अरे तो मैं किधर लेके आऊंगा? बजट में. So for that purpose the budget comes, Annual Finance Act. What is circular notifications? सर्क्यूलर मतलब कोई लैंग्वेज क्लियर नहीं है. अरे तो लैंग्वेज पब्लिक अपने हिसाब से अलग अलग इंटरप्रेट करेगी. तो लैंग्वेज को क्लियर करने के लिए सर्क्यूलर इश्यू किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल दूं तो 3 इडियट्स देखा होगा. सीन तो हर एक याद रहता है अपने को. अरे एक बार आमिर खान को वो स्टेज पे लेके आता है और बाद में बोलता है आज तू पढ़ाएगा. तो वो बोर्ड पे लिखता है और फिर सबको 1 मिनट का टाइम देता है कि फाइंड आउट करो कि मैंने क्या लिखा है.
और फिर एंड में कैसा भारी पोपट होता है, वो बोलता है ये तो मेरे फ्रेंड्स के नाम है। अरे याद आया। हाँ, तो लैंग्वेज क्लियर नहीं था ना जब उसने बोर्ड पे लिखा था। एवरीवन स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन, एंड बाद में पता चला कि ये लैंग्वेज को तो ऐसे पढ़ने का है। तो कभी कभार लैंग्वेज क्लियर नहीं होता है, फॉर दैट पर्पस द सर्कुलर्स आर इश्यूड। नोटिफिकेशन मतलब कुछ मुझे इमीडिएट इफेक्ट से चेंज लाना हो। अरे तो फिर मैं बजट का थोड़ी वेट करूंगा, बजट तो फेब में आएगा। अरे सो टू मेक चेंजेस विद इमीडिएट इफेक्ट नोटिफिकेशन इज इश्यूड, और वो नोटिफिकेशन तब से वैलिड होता है जब से वो इफेक्टिव डेट उसमें लिखा होता है। एंड व्हाट आर केस लॉस? Case laws is nothing but some landmark judgment which government can use in the similar cases. So government का time waste ना हो, नहीं तो बहुत सारे similar cases government entertain करता रहेगा। तो already बहुत सारे cases pending है, so how government will deal with them? So there are certain landmark judgments which government can use in the similar cases. So ये पांचों चीज जब अपन एक साथ पढ़ते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन एंड केस लॉज, उसको इनकम टैक्स लॉ बोला जाता है दोस्तों। नाउ अभी अपन चालू करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। टोटल 298 सेक्शंस है। कितने सेक्शंस है? 298। अरे टेंशन मत लो, अपने को इतना नहीं पढ़ने का है रे। अपने को अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो सेक्शंस है वही पढ़ने हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस है। नाउ सेक्शन 1 एज एवरीवन नो स्टैंड्स फॉर एप्लीकेबिलिटी। तो सेक्शन 1 में क्या लिखा है एप्लीकेबिलिटी में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 it is effective from 1st April 1962. So it has become effective from 1st April 1962. And is income tax applicable to whole of India including Jammu and Kashmir ki excluding Jammu and Kashmir? अरे तो पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में इनकम टैक्स एक्ट वाज एप्लीकेबल एंड नाउ आल्सो इट इज एप्लीकेबल। तो सेक्शन 1 is very simple, it is applicability. It is effective from 1st April 1962. And second is it is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir. तो यही अपना सेक्शन 1 बोलता है। सेक्शन 2 stands for definitions. जब जब definitions आते रहेंगे तब अपन पढ़ते रहेंगे definitions। तो सारे definitions तुम लोग कंपनी लॉ में भी फर्स्ट डे पे पढ़ लेते हो क्या? नहीं ना। अरे तो ऑब्वियसली जो जो चैप्टर्स में जो डेफिनेशंस रहेंगे वैसे वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। तो ये तो मैं खाली मेन सेक्शन नंबर बता रहा हूँ कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस है। नाउ सेक्शन 4 स्टैंड्स फॉर चार्जिंग सेक्शन। अब ये चार्जिंग सेक्शन होता ही नहीं ना तो अपनी पब्लिक टैक्स ही नहीं भरती। पब्लिक यही बोलेगी किधर लिखा है कमाए तो टैक्स भरने का, किधर लिखा है कमाए तो टैक्स भरने का? चार्जिंग सेक्शन में लिखा है। तो सी व्हाट डज चार्जिंग सेक्शन से? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन अर्न्ड इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर। मतलब पर्सन कुछ भी इनकम कमाए प्रीवियस ईयर में, अरे तो उस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। रेट्स किधर से मिलेगा अपने को? एनुअल फाइनेंस एक्ट। एंड टैक्स अपन कौन से ईयर में भरते हैं? असेसमेंट ईयर में। तो ये पैराग्राफ समझेगा पूरा पैराग्राफ व्हेन वी कंप्लीट ऑल द रेलेवेंट थिंग्स इन द पैराग्राफ। तो अभी ऊपर ऊपर से मैं बोलूं खाली चार्जिंग सेक्शन 4 मतलब पर्सन कुछ भी इनकम कमाए प्रीवियस ईयर में तो उस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। रेट्स किधर मेंशन्ड होता है? बजट में। और टैक्स अपन कौन से ईयर में भरते हैं? असेसमेंट ईयर में। तो लेट अस गो इनटू डिटेल ऑफ वन बाय वन थिंग्स ऑफ दिस। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? व्हाट इज असेसमेंट ईयर? नाउ एवरीवन माइट बी अवेयर, लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुम लोग भूल गए हो। तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? श्योर। तो मान लो मैं 1920 में कमा रहा हूँ, तो फिर मैं 1920 का टैक्स कब भरूं? करेक्ट, नेक्स्ट ईयर ही भरेंगे 2021 में। अगर मैं 2021 में कमा रहा हूँ तो फिर उसका टैक्स कब भरूं मैं? 21-22। अरे तो व्हाट इज प्रीवियस ईयर? द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? Assessment year is nothing but the year in which you pay the tax for the previous year's income. That is known as assessment year. अभी 2021 can I say is previous year? उसका टैक्स मैं कभी भरूंगा? 21-22। तो 21-22 stands for assessment year। लेकिन क्या 21-22 में कमाना छोड़ दोगे? नहीं। तो that is my previous year also। 21-22 का टैक्स कब भरूंगा मैं? 22-23।
मतलब अगर घंटी बजा तो 1 year plays the double role. अरे 1 year will be previous year also as well as assessment year also. So previous year is the year in which person earns the income, and assessment year is the year in which person pays the tax. अभी previous year 12 महीने का भी हो सकता है या तो 12 महीने से कम भी हो सकता है. कोई पर्सन ने जॉब चालू किया अगस्त से, अरे तो फिर उसके लिए प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम अगस्त टू मार्च. बट वो पर्सन ने अगस्त से जॉब चालू किया डज नॉट मीन एवरीवन विल स्टार्ट जॉब फ्रॉम अगस्त. अरे तो फॉर अदर्स द प्रीवियस ईयर विल बी फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. तो प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है या तो एग्जैक्टली 12 महीना भी हो सकता है. एंड असेसमेंट ईयर में तो अपने को खाली टैक्स भरना है प्रीवियस ईयर की इनकम का. तो असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 months only. So what is previous year? What is assessment year? Have you understood, friends? So previous year means the year in which person earns the income, and previous year normally 12 महीने का होता है. However, it may be less than 12 months in certain cases, and previous year is always financial year, April to March. What is assessment year? Given under section 2 subsection 9. देखो definition आ गया. Section 2. It is the year in which assessee pays the tax for the income which is earned in the previous year, and it will always be of 12 months. So previous year assessment year समझ में आ गया दोस्तों. Now what is person? अभी चार्जिंग सेक्शन 4 में क्या लिखा है? पर्सन कुछ भी इनकम कमाएगा प्रीवियस ईयर में तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा. अरे तो पब्लिक अपनी इंडिया की इधर भी चालू हो जाएगी, एक नंबर की ज्वेलर है. अरे वो लोग बोलेंगे मैं तो पर्सन हूं ही नहीं. अरे तो इसके लिए गवर्नमेंट को पर्सन भी डिफाइन करना पड़ा. सो इन ऑल देयर आर 7 कैटेगरीज अंडर पर्सन. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है एचयूएफ, थर्ड है पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ है कंपनी, फिफ्थ है एओपी बीओआई. व्हाट इज एओपी बीओआई? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस. 3 इंडिविजुअल्स साथ में मिलके काम कर रहे हैं लेकिन वो लोग फर्म नहीं बना रहे हैं, वो लोग कंपनी नहीं बना रहे हैं. अरे तो सोचो अगर एओपी बीओआई पर्सन में होता ही नहीं तो फिर सब लोग ऐसा ही करेंगे ना. अकेले नहीं कमाएंगे, 2-3 लोग मिलके कमाएंगे और फिर गवर्नमेंट को बोलेंगे हम तो पर्सन में आते ही नहीं है, हम इंडिविजुअल तो है लेकिन हम लोग इंडिविजुअली नहीं कमा रहे हैं, हम लोग तो 2-3 जन साथ में मिलके कमा रहे हैं. So what is body of individuals? The individuals coming together for a common purpose, but they are not forming a firm, they are not forming a company. So that's why government को लोग को body of individuals बोलेगी. What is association of persons? नाम में ही आंसर है. Association of person. अरे any person can come with anyone यार. अरे individual can come with company. Company can come with partnership firm. अरे मतलब इधर artificial persons भी आ सकते हैं. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में खाली इंडिविजुअल्स ही आ सकते हैं. लोकल अथॉरिटी सिक्स्थ वन, एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. टेम्पल्स, कॉलेजेस विल फॉल अंडर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. सो ये 7 कैटेगरीज को पर्सन में कवर किया गया है. अभी कोई है ना वर्ल्ड में ऐसा नहीं बोल सकता प्रैक्टिकल लाइफ में, नो 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 हम लोग तो पर्सन में आते ही नहीं है तो हम लोग क्यों टैक्स भरे. अरे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब वेराइटीज कवर कर ही दी है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकंड इज एचयूएफ, थर्ड इज पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ इज कंपनी, फिफ्थ इज एओपी बीओआई, सिक्स्थ इज लोकल अथॉरिटी एंड सेवेंथ इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो अभी दोस्तों तुमको समझा होगा ये पैराग्राफ अभी पूरा. पर्सन कुछ भी कमाए कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर. तो नाउ एवरीवन नोज व्हाट इज प्रीवियस ईयर. तो पर्सन में कौन कौन आते हैं वो भी समझ में आ गया. तो पर्सन अगर कुछ भी कमाए प्रीवियस ईयर में तो उस पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा. रेट्स किधर दिया होता है? बजट में. और टैक्स अपन कौन से ईयर में भरेंगे? असेसमेंट ईयर में. तो फाइनली अपन ये सीखेंगे पर्सन कैसे कैसे कमा सकता है. व्हाट आर द वेज टू अर्न. so now we will learn the computation of total income. Now, as everyone might be aware that there are 5 heads of income. बराबर याद है 5 heads of income.
First is income from salary. Second is income from house property. Third is profit and gains from business and profession. Fourth is capital gains. And fifth is income from other sources. Let us go into a bit of introduction in salary. What will fall under income from salary? Yes, बोनस ने अलावेंस ने प्रोविडेंट फंड ने अरे सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर अरे विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरीज अरे लेकिन वो वाला रिश्ता होना चाहिए ना वो वाला अरे कौन सा वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप देन ओनली कैन आई से इनकम विल फॉल अंडर द सैलरीज व्हाट विल फॉल अंडर हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम बट उसमें भी दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए चार दीवार और एक छत और दूसरा ओनरशिप अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बट बिजनेस में अपन क्या कमाते हैं प्रॉफिट्स अरे टाटास अंबानीज बिरलास व्हाट दे डू बिजनेस एंड प्रोफेशन अरे लॉयर्स लायर्स बे लायर्स एमबीए सीए अच्छा तुमको भी आना है सीएस अरे व्हाट दे अर्न फीस सो दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन कैपिटल गेन्स कब आता है व्हेन यू ट्रांसफर कैपिटल असेट तो एक तो कैपिटल असेट होना चाहिए और एक तो ट्रांसफर होना चाहिए एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अरे जिसका कोई नहीं उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अरे सार्वजनिक अरे जो इनकम पहले चार हेड में नहीं आएगा दैट इनकम विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिर पांचों हेड्स का जो टोटल करके आएगा दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैसे ऐसे ऐसे टोटल करके आएगा दैट इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम and less deduction under chapter 6A. Finally, you will get net total income. Deduction under chapter 6A, can I say assessee के लिए benefit है? For example, gross income अपना आया 10 लाख. Deduction under chapter 6A है मान लो 4 लाख and net income 6 लाख. तो बोलो बोलो बाबाज एंड बेबीज मैं 10 लाख पे टैक्स भरूंगा कि 6 लाख पे 6 लाख पे तो कैन आई से अपना टैक्स गवर्नमेंट कम कलेक्ट कर रही है डिडक्शन देके so government upfront gives certain benefits to the assessee that their income reduces and their tax liability reduces अरे तो इनकम छोटा टैक्स छोटा अरे तो गवर्नमेंट अपनी सामने से बेनिफिट देके हेल्प भी करती है सो डिडक्शन इज वन ऑफ देम इन विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस द बेनिफिट so have you understood how to compute total income there are five heads का जो टोटल आएगा दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर 6 से अपन माइनस करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट द नेट टोटल इनकम सो अभी वो पैराग्राफ पढ़ोगे दोस्तों तो पूरा समझ में आ जाएगा सेक्शन 4 पर्सन कुछ भी इनकम कमाए अरे तो अभी कैसे कैसे कमा सकता है पर्सन समझ में आ गया कौन से ईयर में कमाएगा प्रीवियस ईयर में तो उस पे उसको क्या भरना पड़ेगा टैक्स रेट्स किधर होता है बजट में एज रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर टैक्स कौन से ईयर में भरेगा असेसमेंट ईयर तो पूरा पैराग्राफ समझा दोस्तों सो दिस इज द introduction chapter so here we end our introduction chapter thank you so much bye bye take care everyone